नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग एएनएम क्लास के आगे का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हम लोगों का अभी मिडवाइफरी टॉपिक चल रहा है, इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे और साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग समझेंगे। जहाँ पर डाउट होंगे उसको लेकर अगले क्लास में हम लोग उस पर थ्योरी पॉइंट्स भी देखते हैं। तो उसी क्वेश्चन के सिलसिला को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि आप सब की बहालियों का भरमार आ रहे हैं, जैसे बिहार सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि लगभग 13,000 जो बहालियाँ आ रहे हैं, उसमें 1290-96 के आसपास में सिर्फ एएनएम की बहाली है। इसके बाद फिर 15,000 एएनएम की बहाली आएंगे और ये बहालियाँ आपको दिवाली तक पूरी प्रक्रिया करने का सरकार ने निर्देश दे दिया है। तो आप लोगों को तैयारी बेहतर होनी चाहिए। इस 2 से 3 महीना में कैसे आपको पढ़ना है, इसके लिए हमने आपको सारा टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिल रहे हैं, साथ ही क्लासेज आपको डेली बेसिस पर मिल रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करके, कॉल करके पीडीएफ मंगा लीजिए। जो नोट्स है वो मंगा लीजिए, आपको पीडीएफ और नोट्स पेमेंट करने पर तुरंत मिल जाएंगे और क्लास आपको डेली मिलता रहेगा। उतना ही पेमेंट पर आपको दोनों चीज़ मिलने जा रहे हैं अभी। तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर 7050872996 इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में ऐड हो जाइए। वहाँ पर सारे वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट भी मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में माँ को स्तनपान कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, सॉरी, इसमें कह रहा है कि किस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। स्तनपान तो आप लोग जानते होंगे, वैसे हमने पिछले क्लास में बताए भी थे स्तनपान के बारे में कि क्या कुछ होता है। तो स्तनपान मतलब कि जब प्रसव होती है, जब डिलीवरी का लीजिए डिलीवरी होते हैं तो माँ को दूध निकल आता है। तो वही जब बच्चों को दूध पिलाया जाता है तो उस दूध पिलाने की जो प्रक्रिया है उसी को स्तनपान कहा जाता है। इसकी फिगर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आप सबको पता है। ठीक है, क्या होता क्या है वो हमने आपको बता दिया। तो कह रहा है कि किस स्थिति में, किस अवस्था में, ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में, किस स्थिति में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। कराना नहीं बोल रहा है, नहीं कराना चाहिए। यानी कि मतलब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि धंसे चूचक से, या हर्पीज से, या स्तन शोथ से, या मधुमेह के केस में। तो किस केस में नहीं कराना चाहिए, किस स्थिति में नहीं कराना चाहिए स्तनपान, तो वो आपको हो जाएगा स्तन शोथ में। स्तन शोथ से मतलब कि माँ को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए अपने बच्चों को। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री की योनि में सामान्यतः रहने वाली जीवाणु होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया रहते हैं। तो वही कह रहा है कि मतलब कि स्त्री की योनि में सामान्यतः कौन सी जीवाणु होते हैं। जैसे आपके ऑप्शन में दिया गया है कि अगर आपको आंसर पता हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उस क्वेश्चन का कमेंट्स आप ज़रूर करिएगा। और कुछ दिन में जैसे फॉर्म फिल होने लगेंगे आप लोगों का, तो लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। आप लोग लाइव क्लास की बहुत कह रहे हैं, तो आपको मतलब लाइव क्लास भी मिलेगा, लेकिन वो आपको जब फॉर्म फिलिंग होने लगेंगे तब आप लोगों को लाइव क्लास मिलेंगे। कह रहा है कि मतलब स्त्री के योनि में सामान्यतः कौन सी जीवाणु होते हैं। जैसे कॉमा में दिया है, सॉरी ऑप्शन में दिया है कॉमा बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकाई, या ट्यूबुलर बैसिल, या डोडरलेंस बैसिल। तो कौन सा मतलब जीवाणु स्त्रियों के योनि में सामान्यतः होते हैं, तो उसमें डोडरलेंस, जो डोडरलेंस बैसिल होते हैं वो मतलब कि इस नाम का बैक्टीरिया स्त्रियों के योनि में पाए जाते हैं। कौन सा, तो डोडरलेंस बैसिल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माँ से भ्रूण को पोषण किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचाया जाता है। मतलब माँ को भ्रूण से
माँ से भ्रूण को, मतलब कि माँ के बॉडी से भ्रूण को पोषण किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचाया जाता है? परासरण, अवशोषण, विसरण या भेदन द्वारा? तो किस प्रक्रिया से माँ के शरीर से भ्रूण तक पोषण पहुँचता है? तो ये आपका पहुँचता है विसरण प्रक्रिया, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। वही यदि आपसे पूछा जाए कि गर्भाशय में पोषण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोटीन होती है, जो कार्बन ऑक्सीजन पहुंचाने का जो कार्य करता है, वो कौन करते हैं? मतलब कि माँ के शरीर से गर्भाशय में। तो गर्भाशय में ये सब पहुंचाने का कार्य किसका होता है? तो प्लेसेंटा का होता है। क्या होता है? प्लेसेंटा का होता है। जो नाल होते हैं उसका कार्य होता है। इसके बारे में हमने थ्योरी क्लास में डिटेल्स में बताए भी थे। तो जहाँ पर जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन सबको आप लोग दिमाग में रिकॉल करते जाइएगा। इससे आपको सारी चीज़ें दिमाग में आते रहेंगे, भूलिएगा कम। ठीक है। तो जो भी अभी तक वो थ्योरी क्लास सब नहीं किए हैं तो आप लोगों को वो क्लासेज मिल जाएंगे और क्लास ज्वाइन करिएगा तो वो सारे क्लास भी जो आपके 6-7 क्लास छूटे हुए हैं वो क्लास भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको क्लासेज में कुछ चेंजेस की इच्छा हो या कुछ बदलाव करनी चाहिए तो वो सब आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इफेसमेंट का अर्थ है सर्विक्स का क्या हो जाना, मतलब इफेसमेंट में क्या होता है सर्विक्स का? सर्विक्स पतला हो जाता है या मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है या चौड़ा हो जाता है? तो इफेसमेंट में सर्विक्स क्या हो जाते हैं? तो ये आपका पतला हो जाता है। इफेसमेंट में क्या हो जाता है? तो सर्विक्स का पतला आ जाता है। कहेगा आपसे कि सर्विक्स का पतलापन कहाँ देखने को मिलता है? तो इफेसमेंट में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? इफेसमेंट में सर्विक्स का पतला होना हम लोगों को पता चलता है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग भी आपको बढ़ता जाएगा। प्लेसेंटा से लीजिए, एक और क्वेश्चन आ गया प्लेसेंटा से। तो इस टॉपिक में भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगला कह रहा है कि प्लेसेंटा एबॉर्प्शन में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु का कारण क्या होता है? मतलब प्लेसेंटा के एबॉर्प्शन में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या होता है? एनाक्सिया या एस्फाक्सिया या एटेलेक्टिसिस या हेमरेज, जिसको हेमरेज भी कहते हैं, हेमरेज। तो ये क्वेश्चन हम लोग आई थिंक पहले भी देख चुके थे। तो ये किसके कारण होते हैं? तो ये आपका होता है एनेक्सिया के कारण। किसके कारण? एनेक्सिया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक महिला में एमसी की अवधि क्या होती है, जिसको मासिक धर्म कहते हैं? तो वो उसको शॉर्ट में एमसी भी कहा जाता है। कह रहा है कि महिला में मासिक धर्म की अवधि कितने दिन का होता है? तो ये जनरली आप सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब 28 दिन कॉमनली माना जाता है। तो 26 से 28 मान लीजिए। कितना? 26 से 28 ये कॉमनली हर गर्ल्स में देखने को मिलते हैं। और ये कब रुक जाता है? ये इससे पहले एक क्वेश्चन भी था कि एमसी कब नहीं होता है, किस अवस्था में नहीं होता है? ये पीरियड के टाइम में, मतलब कि गर्भधारण के समय ये नहीं होता है पीरियड। ठीक ना? जो मतलब कि मासिक धर्म है वो कब नहीं होता है? तो जब गर्भ धारण करते हैं उस समय मासिक धर्म रुक जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसव की प्रथम और द्वितीय अवस्थाओं के संयोजित अवधि 2 घंटे से कम होती है तो प्रसव को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन देखे हुए थे। तो इस टाइप के प्रसव को क्या कहते हैं? तो प्रेसिटेट लेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिटेट लेबर। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो समझिए अच्छा क्वेश्चन है। तो उस मतलब कि जो प्रसव की प्रथम और द्वितीय अवस्था का जो संयोजित अवधि होता है, अंतराल जो है, यदि ये 2 घंटा से कम में हो रहा है दूसरा प्रसव, तो समझिए कि उसको क्या कहा जाता है? तो प्रेसिटेट लेबर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्गोमेट्रिन की 0.5 mg मात्रा मासांगतरण देने का इसका गर्भाशय पर मतलब कि क्या प्रभाव पड़ता है? 1 घंटे में, या मतलब 0.5 mg जो
मांस अंतर्गत देने का जो मतलब कि गर्भाशय पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1 घंटे पर या 2 मिनट में, 25 सेकेंड में या 7 मिनट पर? ये कितने में प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका 7 मिनट बाद इसका प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 21वें गुणसूत्र क्रोमोजोम का, आपको पता है कि हमारे शरीर में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो हमारे शरीर में 23 जोड़ा क्रोमोजोम होते हैं। 23 जोड़ा मतलब 46, ठीक ना। और ये मत समझिएगा कि हमारे शरीर में सब मतलब कि सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम होता है, ये मतलब और भी बहुत सारा है जो हमसे ज़्यादा। कुत्ता में भी हम लोग से ज़्यादा क्रोमोजोम होता है, घोड़ा में भी ज़्यादा होता है, कबूतर में भी 80 जोड़ा होता है, इससे और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे शरीर में कितना होता है? 23 जोड़ा क्रोमोजोम होता है, जिसमें कि मेल में किस टाइप का होता है? XY, फीमेल में XX होते हैं। ये आप सबको पता भी है, हमने बताए भी थे एक बार। तो कह रहा है कि 21वीं गुणसूत्र क्रोमोजोम का संबंध किससे है? डाउन सिंड्रोम या टर्नर्स सिंड्रोम या क्लाइफोर्टर सिंड्रोम या कैसिनियन सेक्शन? तो इसका 21वें गुणसूत्र का संबंध किससे है? तो इसका डाउन सिंड्रोम। मतलब इसमें क्या होता है कि शरीर बेडोला हो जाता है। मतलब 21वें गुणसूत्र आने पर क्या होता है? शरीर बेडोला हो जाता है। मतलब कि या इसका हम कह सकते हैं कि क्या होता है, सिंड्रोम्स के बारे में भी बता देते हैं। इसमें शरीर मतलब क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम में बेडोला हो जाता है। मतलब कि जीभ तथा होंठ मोटे हो जाते हैं और ये और मनुष्य मंदबुद्धि का हो जाता है। आप कुछ देखते होंगे, कुछ जो बच्चे जन्म लेते हैं वो जन्म से ही मंदबुद्धि होते हैं। शरीर बेडोला मतलब जीभ और होंठ मोटे होते हैं, तो मंगोल टाइप का जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों में होता है, पुरुष महिला दोनों में रहते हैं। और एक होता है अगर सिंड्रोम की बात करें, टर्नर सिंड्रोम, तो ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो आपको सिर्फ स्त्रियों में देखने को मिलते हैं। इसमें क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाती है जो कि 45 हो जाए। इसमें मतलब कि क्रोमोजोम की संख्या 45 रहती है। इसमें क्या होता है कि स्त्रियों के शरीर अविकसित हो जाता है, जिससे कि उसमें बाझपन देखने को मिलता है। बहुत महिलाएं जो कि गर्भ धारण नहीं करते हैं, जो बाझपन आ जाते हैं, उसमें सिंड्रोम्स के कारण ही आते हैं, जिसमें कि टर्नर सिंड्रोम उसका जिम्मेदार होता है। जिसमें कि उसकी संख्या, क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है? 45, मतलब कि 45 क्रोमोजोम की संख्या होती है। उस तरीके से क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम होती है जो कि केवल पुरुषों में होता है, जिसमें कि क्रोमोजोम की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाता है और ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिलते हैं। इस तरीके से और भी एक पिटॉ सिंड्रोम होते हैं, तो उसमें मतलब कि मेल फीमेल दोनों में होते हैं। इसमें भी व्यक्ति क्या होता है? मंदबुद्धि का हो जाता है। ये मतलब जनरली वायरस कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंड्रोम्स के बारे में हमने बहुत सारा कुछ डिटेल्स में जान लिए। जहाँ पर ज़रूरत होंगे वहाँ पर हम लोग डिटेल्स में जानेंगे भी। गर्भ अवस्था की वह अवधि जिसमें गर्भवती को एक बार और कल भी हम लोग उस क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। उबकाव या उल्टियाँ सी होने लगती। गर्भ अवस्था की किस अवधि में गर्भवती को उल्टियाँ आने लगती है? प्रसव अवस्था, पहले 4 माह, अंतिम त्रिमास में या द्वितीयमास के अंतिम महीने में? तो ये कब आते हैं? तो ये आपको पहले 4 माह मतलब कि पहले चौथे माह में उल्टियाँ आने लगती है गर्भधारण करने पर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 सप्ताह की गर्भ अवस्था में गर्भस्य आधार का उदर में स्तर होता है कितना? नाभिक नाल से 2 मीटर, नाभिक से 2 सेंटीमीटर 2 डिग्री कर सकते हैं, 2 डिग्री ऊपर, या नाभिक नाल के बराबर, या सिम्फाइसिस के नीचे, या नाभिक से 2 डिग्री नीचे। तो 24 सप्ताह में गर्भ अवस्था में गर्भाशय का आधार उदर मतलब पेट के स्तर में कहाँ बढ़ जाता है? 24वां हफ्ता में। तो ये कहाँ बढ़कर चला जाता है? तो ये आपका नाभिक के बराबर आ जाता है। 24 सप्ताह में
उसका जो भाग है वो बढ़कर कहाँ आ जाता है, उधर पेट के नाभिक के बराबर वाले भाग तक आ जाते हैं। गर्भाशय मतलब विस्तार होने लगते हैं धीरे धीरे। हालांकि निम्न में से एक को छोड़कर शेष सभी नैदानिक लक्षण गर्भ अवस्था में खतरे का संकेत है। कौन सा इसमें से एक को छोड़कर सभी लक्षण खतरे का संकेत है गर्भधारण के समय? वाइजाइनल ब्लीडिंग या कंस्टिपेशन या पर्सिस्टेंट हेडेक या इडीमा। तो ये कौन सा संकेत होता है जो कि खतरे का निदान नहीं है शेष मतलब एक को छोड़ के? तो वो कौन है, मतलब कि कंस्टिपेशन को छोड़कर और जितने तीनों भी है ये तीनों क्या है, मतलब कि गर्भ अवस्था के समय खतरे का संकेत है। अगला है कि अंतःघूर्ण का नाम सामान्य प्रसव में होता है कितना? अंतःघूर्ण का जो मान होता है सामान्य प्रसव में कितना डिग्री पर होते हैं? तो ये आपका होता है 45 डिग्री। कितना? 45 पे। हालांकि निम्न में से कौन सा चिन्ह गर्भावस्था के खतरे का संकेत नहीं है? वही सारा क्वेश्चन है, तो मतलब इसमें ऑप्शन चेंज है। तो मतलब कि कौन इसमें से खतरे का संकेत नहीं है गर्भावस्था के समय? पैरों में सेप, ये भी है खतरे का योनि से रक्त स्त्राव, ये भी खतरे का संकेत है। नाभिक नाल में भ्रंश, ये भी मतलब कि खतरे का संकेत है। एस्ट्रेन ग्रेविड्रम, ये मतलब कि मतलब गर्भाशय में खतरे का संकेत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि अपरा का भार अधिक होता है किससे? सामान्य गर्भाशय से, प्रस्तुति गर्भाशय से, या पश्चनित गर्भाशय से, या गर्भित गर्भाशय से? किससे अधिक होता है? तो ये आपका सामान्य गर्भाशय से अपरा का भार क्या होता है? अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेहरा प्रस्तुति में गर्भ के सिर पर श्रेणी में फंसने वाला व्यास क्या कहलाता है? चेहरा प्रस्तुति में गर्भ के सिर का जो गर्भ के जो सिर आता है वो श्रोणी में फंस जाने पर उस फंसने वाला व्यास क्या कहलाता है? तो उस व्यास को क्या कहते हैं? तो उसको मतलब कि सबमेंट्रोब्रिगेमेटिक डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सबमेंट्रोब्रिगेमीटर डायमीटर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्भवेष्टन में पुटीय उपजनन को कहते हैं। गर्भवेष्टन में पुटीय उपजनन को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप, या प्राक गर्भापेक्ष, या अतिवामनता की स्थिति, जल स्फोटक रूपी मांसदंडीय, या क्या होता है? गर्भवेष्टन में पुटीय उपजनन को कहे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो जल स्फोटक रूपीय मांसपिंडी। क्या कहा जाता है? जल स्फोटक रूपीय मांसपिंडी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग कल से और भी क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहे कि स्त्रियों में LH हार्मोन का स्त्राव होता है कहाँ से? थायराइड से, ओवरी से, या पेट्रियोपिट्यूटरी से, या पेट्रियोटरी से? तो कहाँ से होता है? तो स्त्रियों में LH हार्मोन का जो स्त्राव बहाव होती है वो कहाँ से होती है? तो ये होता है पेट्रियोटरी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, और फिर से आप लोग कह रहे हैं जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है वो सब ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरीके से आपको और भी डिटेल्स में क्लासेज मिलते रहेंगे, और जहाँ पर डाउट होंगे सारा कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइव क्लास भी आपको मिलेगा, टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और सारा कुछ आपको मिलेंगे। आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आगे की जो भी जानकारियाँ होंगे एनएम को लेकर वो भी आपको मिलते रहेंगे। क्लास डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो और भी आगे की जो जानकारियाँ हैं
वो आप लोग ज़रूर जानते रहिएगा। इसकी जानकारी हम आपको चैनल पर अपलोड करते हैं, तो इसके लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको कोई भी जानकारियाँ मिस ना हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल आज के लिए इतना।